हेलो एवरीवन, मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी के इस वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भाषा से परिचय कराया था, ठीक है। भाषा से परिचय कराया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा क्या होती है और वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला में मैंने स्वर और व्यंजनों का एक सामान्य सा परिचय दिया था। अब इस वीडियो में हम वर्णमाला के स्वर को पूरा अच्छे तरीके से जानेंगे और पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्णमाला। ये बता दिया था मैंने पिछली बार आपको। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है, वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला में हमने पढ़े थे स्वर और व्यंजन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर पर बात करेंगे, सिर्फ जानेंगे कि आखिर ये स्वर क्या है ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका हमेशा प्रॉब्लम रहता है, हमेशा वो शिकायत करते हैं कि मैम हमको मात्राएं समझ में नहीं आती है कि कौन सी मात्रा लगानी है, कब कौन से शब्द पर कौन सी मात्रा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, हम फाइंड ही नहीं कर पाते हैं, हम लिख ही नहीं पाते हैं उसको। और उसी के चक्कर में उनकी इतनी सारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, जो कि मार्क्स उनके एग्जाम में मार्क्स बहुत ज्यादा उसकी वजह से कट हो जाते हैं। तो आज और मात्राओं में स्वर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा क्या मतलब, स्वर ही जो है वही मात्रा है, ऐसा समझ कर चलिए, ठीक है। स्वर है वही मात्रा है। तो स्वर अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया तो हमें मात्राओं की बहुत हद तक समस्या समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा है स्वर। अब इस स्वर की परिभाषा भी हमने परिचय पिछले वीडियो में पा लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जो वर्ण स्वतंत्र होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और उसका उच्चारण करने के लिए उसको किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। इसकी गिनती कितनी होती है? इसकी गिनती होती है 11। अब इसमें दो दो स्वर रहते हैं। एक को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, ठीक है। अब ये जो ह्रस्व स्वर है, इस स्वर है, इसके अंदर कौन कौन से स्वर आएंगे? अब हमने यहाँ पे गिनती लिख ली 11। अब जो 11 में से 4 स्वर हैं, अ, ई, उ और री, ये जो 4 स्वर हैं, इनको हमने किस में रखा है? ह्रस्व स्वर। जब हम छोटे थे, जब हमको पढ़ाया गया था, तो इसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ करके इस तरीके से पढ़ाया गया था। और इसको जो री है, इसकी ध्वनि तो न जाने कितनी बार चेंज हुई है, बदली है, लेकिन अभी इसके मानक रूप में जो इसकी ध्वनि है उसको री के रूप में रखा गया है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेगी सभी को। तो ये जो चारों स्वर हैं, ये कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर। अब इन स्वरों की विशेषता क्या होती है? इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इनकी विशेषता क्या है कि जब हम इन चारों का उच्चारण करते हैं, चारों का मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग, जैसे कि अ, ई, ओ, री, तो जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि उच्चारण में कम समय लगेगा, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे कि हम यहाँ पर कौन सा उच्चारण कर रहे हैं? कम समय यहाँ पर लग रहा है, अर्थात एक मात्रा के जितना यहाँ पर समय हमें इसको देना होगा। ऐसा नहीं कि हम उसको बहुत करके खींच रहे हैं, है ना, वो करके खींच रहे हैं, नहीं। इसको अगर हम खींच देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको हमें बहुत ही हल्के तरीके से बोलना है, जैसे कि अ, ई, उ, री। तो ये हो गया आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया? मैं उम्मीद कर रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर पर। अब देखो, दीर्घ का जो अर्थ होता है ना, दीर्घ शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ ही होता है बड़ा, है ना, उसका मीनिंग ही होता है बड़ा। तो यहाँ पे है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर के अंदर अंदर कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे जो हैं कौन से स्वर के अंदर आएंगे? दीर्घ स्वर के अंदर, ठीक है। अब देखो, इनकी विशेषता क्या है? हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके उल्टा ही इसकी विशेषता होगी। इसमें कम समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगेगा। इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसमें दो मात्रा का समय लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। 2 गुना यानी कि डबल। 2 गुना का मीनिंग यानी कि डबल, यानी कि 2 मात्राओं का समय यहाँ पर लगेगा। यहाँ पे जहाँ पे एक मात्रा का समय लग रहा था ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में वही क्या होगा? 2 मात्राओं का समय लग जाएगा इधर,
ठीक है, तो यहाँ पे ये अंतर स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये अंतर इतना छोटा है कि बच्चों के लिए इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वो मात्राओं में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मात्राओं में गलतियां ना हो उसके लिए हमें यहाँ पे स्वरों को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर पढ़ लिए। यहाँ पे हमने इसको जान लिया कि इसकी जो मात्रा है उसमें दोगुना समय लगेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं इसको जो ह्रस्व स्वर है उसको मैं 1 सेकंड में प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम 1 सेकंड में उच्चारण कर रहे हैं, तो हमको इसके लिए कितना समय लगाना है? 2 सेकंड का। तो हो गया ना उसका डबल समय। तो इस तरीके से इसमें 2 गुना समय लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला कि 11 संख्या होती है। कैसे होती है? 4 तो इधर हो गए, 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हमारे 11 स्वर पूरी तरह से क्लियर हो गए। आपको पता चल गया कौन से ह्रस्व स्वर के अंतर आएगा और कौन सा दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अं और अह, ये जो 2 होते हैं इनको हम कहते हैं अयोगवाह। इनको क्या कहेंगे? अयोगवाह। इनको स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा गया, ये 2 अलग हैं, ये स्वर में नहीं है। हम लिखते स्वर के साथ हैं, अ के बाद में अं अह ऐसे लिखते थे, लेकिन इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। अब इनको अयोगवाह क्यों कहा गया है वो देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसको अं अह क्यों कहा गया अयोगवाह? वो बिना स्वर के उच्चारित नहीं किया जा सकता। क्यों? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, अब देखो इसको यहाँ पे हटा दो तो ये क्या लिखा हुआ है? अब जब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको अगर हटा दिया जाए तो ये क्या लिखा हुआ है? अ। लेकिन इसको लगाने से ये क्या हो जाएगा? अह। तो इसीलिए यहाँ पे इसको अयोगवाह क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको लिखने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता है। ठीक है, इसको बिना स्वर के उच्चारित नहीं किया जाता। और स्वर कौन सा है? अ। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? अब देखो इसका अ का और अह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अं का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। अभी देखिए ये अनुस्वार और अनुनासिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको अवश्य मदद करेगा। ठीक है, तो अं का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? अनुस्वार के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए अंकित, अंश। ठीक है, अब देखो इसका से अगर मैं ये हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? अंकित। अंकित का कोई मीनिंग बनेगा? नहीं बनेगा। इसके ऊपर से बिंदी हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अश। अश का कोई मीनिंग बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अ नहीं है, क्या है? अंग है। ठीक है, अब ये अंग है, इसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, फिर इसको पंचम अक्षर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वो बहुत बड़ा विषय है, उस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे अंग का क्लियर हो गया सभी को। अब हम अह की बात करेंगे। इसको विसर्ग की, इसका नाम क्या है? अनुस्वार। ध्यान रखिए इसको हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार। इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। इसका प्रयोग हम किसके रूप में करेंगे? विसर्ग के रूप में। अब विसर्ग के रूप में इसका प्रयोग हो जाता है और इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है? ह के रूप में। इसका उच्चारण हम किसके रूप में करेंगे? ह के रूप में। कैसे? यहाँ पे अं अह करके किया ना प्रोनाउंस हमने, अं अह। तो इसका जो उच्चारण होता है वो ह की ध्वनि को प्रदर्शित करता है, ह की ध्वनि को निकालता है। जैसे कि ह के रूप में किया जाएगा। अब जो इसका प्रयोग होता है ज्यादातर क्या है? सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। जहां भी ये लगा होगा आप समझ जाइए कि ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, अब संस्कृत के शब्द में किया जाएगा। और कहाँ पे इसका प्रयोग होगा? शब्द के अंत में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? शब्द के अंत में। कभी कभी शुरू में और बीच में भी हो जाता है, जैसे कि ने शब्द में ये लगा दिया जाता है। और भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर संस्कृत में किया जाएगा और शब्द के अंत में इसका प्रयोग होगा। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ पे प्रायः। इसका हम उच्चारण कैसे करते हैं? प्रायः। यहाँ पे प्रातः ध्वनि आ रही है ना ह की, तो इस प्रकार से यहाँ पे अयोगवाह का प्रयोग होता है अ और अह के रूप में। तो इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। मेरे वीडियोस आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आप कमेंट में जरूर लिख कर जाइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, जैसी मैं उम्मीद करके चल रही हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिनको भी इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
आप सभी का जो शेयर और लाइक है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ रहा है। उससे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे कि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला के ही व्यंजन की। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने स्वर को कवर किया है, अगली वीडियो में हम व्यंजन पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।